सभी को रामो का नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और 7 डे चैलेंज को पूरी शिद्दत से पूरा करने में मशगूल हैं और व्यस्त हैं। आप सभी के लिए जोरदार तालियां जो इतने जोश के साथ हर एक टास्क को पूरा कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बच्चे कई बार लिख के बता रहे हैं कि सर आज वॉक नहीं कर पाया। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वॉक नहीं कर सकते थे, बट ईमानदारी से ये बताना कि मैं आज नहीं कर पाया कल करूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप इसको बहुत सीरियसली करना चाहते हैं, वो विलिंगनेस है। बस एक काम करिए कि हर एक चैलेंज जो हमने आपको दिया है वो कोई बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं है बेटा, इनको कैसे भी करके पूरा करना है, क्योंकि स्किप ना करो तो बढ़िया है। क्योंकि जब हम एक बार चीजों को स्किप करते हैं, स्किपिंग में प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? कभी भी जब हम कोई हैबिट बनाना चाहते हैं तो उस हैबिट में सबसे बड़ी रुकावट क्या है आपको पता है? गैप। बिकॉज द डे वी डोंट डू इट वी फील इट्स ओके नॉट टू डू इट। लेट्स से आप कोई काम कर रहे हो, मैं अपना उदाहरण देता हूं। एक बार मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 100 दिन लगातार वॉक करूंगा विदाउट एनी ब्रेक। 10,000 स्टेप्स मुझे वॉक करने हैं 100 डेज विदाउट ए ब्रेक। ठीक है, तो क्या हुआ? आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड एवरी डे व्हेन आई यूज्ड टू सी कि यार 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, वही अपने आप एक मोटिवेशन था कि ये ब्रेक नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है। एक दिन ऐसा हुआ था बीच में जब मैं थोड़ा आलस्य में आ गया कि आज मन नहीं कर रहा है, नहीं जाते हैं, थोड़ा बाद में चले जाएंगे, तो मैं मॉर्निंग में वॉक करने नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन 10 बजे के बाद परिस्थितियां थोड़ी बदली और फिर दिन की जो अदर प्रायोरिटीज थी उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया और फिर मैंने सोचा शाम को चला जाऊंगा, फिर शाम को नहीं गया और होते होते रात हो गई, 11 बज गए, फिर नहीं गया उस दिन। एक गैप। और जब वो एक गैप हुआ, अगले दिन मैं फिर से गया, फिर अगले दिन गया, फिर अगले दिन गया, बट वो एक गैप होने से वो 100 की श्रृंखला टूटी और फिर वो कंटिन्यूटी मेरी मिस हो गई। राइट? एंड देन आई कहते ना कि इंसान एक्सपीरियंसेस से कुछ नहीं सीखता है, सीखता तब है जब वो उस पर रिफ्लेक्ट करे। और ये हम मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। आप कोई भी कार्य करोगे, जैसे ही गैप दोगे आप, छोटा सा 1 दिन का गैप हुआ, वो कंटिन्यूटी मिस हो जाती है, फिर वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हो पाता है कई बार, या फिर स्टार्ट भी होगा तो आपको ये लगने लगता है कि इट्स ओके टू नॉट टू डू इट, ना करना ठीक है, बाद में कर लेंगे। वो प्रोक्रेस्टिनेशन माइंडसेट आना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए कोशिश ये करो कि गैप ना हो। तो फिर मैंने दोबारा 100 डेज का स्ट्रिक पूरा किया विद दैट कमिटमेंट कि मैं कभी आलस्य की वजह से इसको नहीं टालूंगा। जाना है तो जाना है बस। ये क्या रीजन है कि यार बाद में चले जाएंगे, शाम को चले जाएंगे, ये टरकाना हुआ, और टरकाओगे तो चीजें होती नहीं है फिर। देन मैंने 100 डेज का स्ट्रिक पूरा किया, वॉकिंग का 10,000 स्टेप्स एवरी डे फॉर 100 डेज इन स्ट्रेट विदाउट एनी गैप, वो पूरा किया। एंड फिर वो आपकी हैबिट का हिस्सा बन जाती है। फिर आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो भी आपको पुश करता है कि चलो यार वॉक करने, क्यों लेटे हो। बट उस स्तर तक आने के लिए एक कमिटमेंट की जरूरत होती है। मैं कल ही एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उस पॉडकास्ट में ये बात की जा रही थी कि जैसे लेट से कोई पर्सन है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, लेट से उसका इंटेलिजेंस स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है। एज फॉर एज लेट से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो और आपका जो स्कोर है एज फॉर एज अभी जो आपकी तैयारी चल रही है, लेट से 100 आउट ऑफ 100 है, मानते हैं बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। लेकिन अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन और कमिटमेंट नहीं है तो क्या होगा? आपका इंटेलिजेंस धरा रह जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, जिसका स्कोर इंटेलिजेंस स्कोर मान लिया 50 ही है 100 में से, लेकिन अगर वो डेडिकेटेड है कि भैया मेरे को ये करना है, अगले 100 दिन तक ये काम करना है, वो आगे निकलेगा। तो एक लाइन है बड़ी अच्छी सी कि एवरेज पर्सन
who is dedicated for more than average amount of time in anything beats somebody who is above average but not dedicated. बात फिर से सुनना, average person who is dedicated and committed for more than average amount of time beats the person who is more than average but non committed, non dedicated, उतना dedicated नहीं है वो. तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपको, ठीक है. Do it daily, don't give a gap. Why to give a gap? Until and unless it is a planned gap. अदरवाइज छोटी छोटी चीजों में गैप क्यों देना? वॉक करने में कौन सा गैप देना है भाई? नहीं देना है. पानी पीना क्या है, इसको तो आदत बनानी है, पीना है. रीडिंग में क्यों गैप देना है? नहीं देना है. ठीक है, क्लियर? तो आशा करता हूं आप सभी ये चीजें कर रहे होगे और करते रहिए. सो अभी मेरा नेक्स्ट रीड ये है. दिस इज द बुक ह्यूमन काइंड. मुझे बहुत मन करता है जानने का एज ए स्पीसीज हमारे बारे में जितनी भी बुक्स लिखी हैं, मैं ऑलमोस्ट सब अच्छी किताबें पढ़ता रहता हूँ, ठीक है. तो ये मेरा नया रीड है. ओके, ऑल्दो इसको मैंने स्किम करके देखा हुआ है किताब, बिकॉज बिफोर यू डिसाइड कि कोई किताब पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, तो ये बुक मैं बहुत पहले लाया था. इसको कई बार स्किम करके थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखा है कि क्या ये किताब पढ़ने लायक है या नहीं है. ठीक है, इट्स अ गुड बुक. जो पहला इंप्रेशन है मेरा, तो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इट एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी अमेजिंग बुक. आई एम नॉट शोइंग दिस बुक टू टेल यू कि आपको ये किताब खरीदनी है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मेरा भी शेड्यूल है, बहुत व्यस्त रहता हूं मैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये वो प्रेम है ना पढ़ना, जो मैं नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि इससे मुझे बहुत फायदा होता है. इससे दिमाग ऑर्गेनाइज्ड होता है. रीडिंग से हमेशा क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन इंप्रूव होती है. तो ये जो जमाना है स्क्रीन का, इस जमाने में रीडिंग एज ए हैबिट हमें नहीं खोना चाहिए. और मुझे लगता है कि हम वो जनरेशन है ट्रांजिशन में, जैसे आपकी जनरेशन जो है, रीडिंग खत्म होती जा रही है. रीडिंग अब लोग कर ही नहीं रहे हैं, सब वीडियो में इन्वॉल्व हो गए हैं. तो आपके बचपन में वो टाइम था जब आप रीडिंग करते थे, ठीक है. बाद में स्मार्टफोन्स वगैरह आ गए और चीजें बदलने लगी हैं. मे बी कई सालों बाद फ्यूचर जनरेशंस रीडिंग को ही भूल जाएं कि रीडिंग नाम की कोई चीज है भी. आपको वो ट्रेजर मिला है, इसको मत खोइए, जरूर पढ़िए, ठीक है. 30 मिनट्स एवरी डे. ओके, तो मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें किताब कौन सी पढ़नी है. मैं बस ये रिकमेंड कर रहा हूं कि इंग्लिश में कुछ पढ़ो. रीड समथिंग इन इंग्लिश फॉर 30 मिनट्स एवरी डे. 5 चैलेंज याद दिलाता हूं, फिर पढ़ना शुरू करेंगे. पहला था वॉकिंग 30 मिनट्स, ठीक है. प्रेफरेबली आउटडोर्स, बट अगर आपके यहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, स्मॉग है, तो ना जाइए, इंडोर वॉक कर लीजिए, बट करना है. वॉकिंग की सबसे अच्छी बात है कहीं भी हो सकती है. छोटा सा कमरा भी है तो वहां भी राउंड लगा के वॉक कर सकते हो आप. दूसरा, मैंने बताया कि आपको मेडिटेशन करना है 10 मिनट का. आंख बंद करिए, अपनी सांस पे फोकस करिए, सांस अंदर जाते बाहर जाते हुए ऑब्जर्व करिए. उस समय जो विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान नहीं देना है. अगर सांस से मन भटक जाता है तो वापस सांस पे मन को लाइए, और ये आपको 10 मिनट प्रतिदिन करना है. तीसरी एक्सरसाइज जो है आपकी, डेफिनेटली आपको ये क्लास देनी है, 10 बजे वाली क्लास करनी है. आज हम 5वें दिन पे हैं. चौथी जो एक्सरसाइज आपको मैंने दी है, और वो एक्सरसाइज है कि आपको 30 मिनट रीड करना है कुछ भी इंग्लिश में. और 5वीं एक्सरसाइज है हाइड्रेशन, कि दिन भर आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखना है. पानी समय समय पर पीते रहना है, और इस तरीके से कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आप हाइड्रेटेड रहो, ठीक है. तो पानी से हमें एनर्जी मिलती है. ये मत सोचो कि पानी से क्या मिलता है, पानी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए. तो बस ये आपकी एक्टिविटीज हैं जो आप रोज कर रहे हैं अच्छे से. मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप लोग करते रहेंगे. क्लियर? ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं और लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. कल मैंने एक होमवर्क दिया था, उसका आंसर 500 ही है. आप लोगों ने सही किया है. एंड आई थिंक जो होमवर्क था वो क्या था, मैं लिखता हूं जरा, विल ट्राई टू राइट इट. कैसा था ये क्या था, वैल्यू बताओगे आप? ठीक है, क्या होमवर्क था? आई थिंक एक 33/3% था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, ऐसा था कुछ कि यहां पर ये आपका 200% का प्रॉफिट है, और यहां पर ये प्रॉफिट आपका 33/3% है. तो जो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है उसको नेगेटिव में लिखते हैं यहां पर,
और जो कॉस्ट प्राइस पे ये वाला प्रॉफिट है इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये +2/1 बनेगा। ये सेलिंग प्राइस के बेस पे आपका -2/3 का प्रॉफिट बनाएगा। -2/3 को आप 66.2/3% भी बोलते हो, ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये -1/3 है, ये -2/3 है। ये वैल्यू मैंने आपको दे दी थी कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू 1500 के बराबर है। अब प्रॉफिट में अगर मुझे अंतर निकालना है तो ये 1/3 सेलिंग प्राइस का है, ये 2/3 सेलिंग प्राइस का है। तो 2/3 माइनस 1/3 आपको निकालना है, यही अंतर है सेलिंग प्राइस का, डिफरेंस इन प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका 1/3 इंटू सेलिंग प्राइस जो कि आपका 1500 के बराबर है। तो ये वैल्यू 3×5=15 और ये वैल्यू 500 के बराबर आ जाएगी, 500। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो होमवर्क का जो आंसर था आपका वो 500 था। कई लोगों ने सही भी किया, कमेंट भी किया, 500 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस, हाँ जी। तो बहुत अच्छी चीज है कि बेस चेंज आप फटाफट समझ पाएंगे और कर पाएंगे। आज एक बहुत शानदार स्किल पे हम लोग चर्चा करेंगे और वो होता है कि फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ी सी बात करनी है मुझे आपसे। फ्रैक्शन का मतलब, लेट अस से कोई भी फ्रैक्शन मुझे दिया है, तो वो जो फ्रैक्शन होता है, कई बार आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करिए या इवन कैलकुलेशन में हमें एक फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी होती है कि भाई कितना है बताओ। ठीक है, तो वहां पर हमें कुछ कला सीखने की आवश्यकता है। तो उस कला की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन मान ले लिखा n/d, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। इसको n/d, जहां n न्यूमरेटर है, d डिनोमिनेटर है, अंश और हर। अब मैं इस पे कुछ चर्चा करूंगा, फटाफट आप सभी लोगों को जवाब देना है कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर मान लिया मेरे पास है और मैं इस न्यूमरेटर को बढ़ा दूं, डिनोमिनेटर के साथ मैं कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। तो आपको मुझे ये बताना, अच्छा एक चीज और कंसीडर करना कि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, मतलब मैं अभी नेगेटिव फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। यहां n और d दोनों पॉजिटिव हैं, n और d दोनों पॉजिटिव हैं। मैंने न्यूमरेटर को बढ़ा दिया। न्यूमरेटर को अगर बढ़ा दिया मैंने, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मेरा फ्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा? तो जो न्यूमरेटर में ऊपर की तरफ होता है, अगर वो बढ़ता है तो फ्रैक्शन बढ़ जाता है, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे पास एक वैल्यू है, मान लिया 10/121। मैं इस 10 को 11 कर रहा हूं और 121 मेरा 121 ही है, मैंने इसको बदला ही नहीं। तो अगर डिनोमिनेटर मैंने नहीं बदला है तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है। आप कहोगे न्यूमरेटर अगर बढ़ गया तो पूरा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर ये पूरा फ्रैक्शन, न्यूमरेटर चूंकि बढ़ा है तो फ्रैक्शन पूरा बढ़ेगा, तो ये बाद वाला फ्रैक्शन पहले वाले फ्रैक्शन से बड़ा होगा। यहां उदाहरण आपका लिखा हुआ है कि चूंकि 10 से 11 बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन मेरा बड़ा हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर है। यहां मैंने कहा लेस देन, यहां मेरे पास न्यूमरेटर है, इसको मैंने घटा दिया, डिनोमिनेटर के साथ मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। मैंने न्यूमरेटर को क्या किया है, सिर्फ घटाया है। और अगर मैं न्यूमरेटर को घटाऊंगा तो मेरा पूरा फ्रैक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर कुछ बदल ही नहीं रहा है तो जो न्यूमरेटर के साथ होगा वही फ्रैक्शन के साथ होगा। तो ये साइन जो मैंने लगाया है ये गलत लगाया है। यहां पर ये साइन जो आपका होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, फ्रैक्शन घट गया क्योंकि न्यूमरेटर घट गया। आप एग्जांपल लेना चाहें तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 10/121, और यहां पर ये वैल्यू अगर मैं कर दूं 9/121, तो 9/121 10/121 से छोटा है, क्योंकि 10 से 9 न्यूमरेटर कम कर दिया, डिनोमिनेटर पे हमने कोई चेंज नहीं किया। आते हैं तीसरी कंडीशन पे, और तीसरी कंडीशन हमारी है कि अब हम डिनोमिनेटर के साथ खेल करेंगे। न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, मैंने न्यूमरेटर को नहीं बदला लेकिन मैंने डिनोमिनेटर को बदला। मान लिया मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 101/117, मैंने न्यूमरेटर को नहीं बदला लेकिन मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया, बढ़ा के 119 कर दिया। अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाऊंगा तो आपको एक बात समझ में आ रही है, न्यूमरेटर वही है, अब आप बड़ी वैल्यू से विभाजित कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो जब बड़ी वैल्यू से काटते हैं तो मान छोटा आता है। न्यूमरेटर वही है, काट रहे हैं यहां छोटी वैल्यू से, यहां बड़ी वैल्यू से, बड़ी वैल्यू से काटोगे तो मान छोटा हो जाएगा, कम वैल्यू आएगी। तो डिनोमिनेटर जब बड़ा है, न्यूमरेटर सेम है, तो वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, यानी पहले वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, बाद वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। फिर मैं आता हूं, मैं लिखूंगा यहां पर न्यूमरेटर, यहां मैं लिखूंगा आपका डिनोमिनेटर। उसके बाद मैं कहूंगा कि देखो न्यूमरेटर के साथ मैंने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर को मैंने कम कर दिया। अब डिनोमिनेटर कम करोगे तो क्या होगा, जरा लिखते हैं, 103/127 यहां लिख लो, यहां आप 103 लिख लो, और यहां पर ये वैल्यू आप 121 कर दो। देखो डिनोमिनेटर कम हुआ कि नहीं, जैसे यहां डिनोमिनेटर बढ़ा था, अब न्यूमरेटर वही है, आप छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे अगर, तो मान अब बड़ा आएगा।
तो ये बाद वाला फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। ये जो बात मैंने आपके सामने लिखी है ना बेटा, इस बात को बहुत अच्छे से सुनना भी है और समझना भी है, और इस बात को ऐसे सुनना और समझना है कि ये बात आप दिमाग में बोल पाए बड़ी आसानी से। जैसे मैं बोल रहा हूं, बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ा देता है, पहला बोल रहा हूं। कब? जब डिनोमिनेटर नहीं बदलता है। बट बढ़ा देता है से अच्छा ये बोले हम कि बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब इस कोशिश के विपरीत में कोई और कोशिश है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कोई कोशिश कर ही नहीं रहा है यहां पर, तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। एक बात हिंदी वाले बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि बढ़ता हुआ अंश पूरे भिन्न को बढ़ाने की कोशिश करता है, वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा, घटता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। घटता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। कोशिश करता है इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा होता तो वो भी कुछ कोशिश करता, तब हमें और एनालिसिस करनी पड़ती। बट यहां सिंपल है, सिर्फ न्यूमरेटर की कोशिश है, न्यूमरेटर घट रहा है, ये फ्रैक्शन को घटाना चाहता है, फ्रैक्शन घट गया, इसलिए पहला वाला ही बड़ा है। ठीक है, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है, क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे होता है, ये जो खुद हो रहा होता है उसका उल्टा फ्रैक्शन के साथ होता है। तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन गिरेगा, कमजोर होगा, छोटा होगा। तो बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। यहां देखो, घटता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। क्या ये बात इस तरह से बात करके जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है कि बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन, बोलो जहां भी बैठे हो आप, कुर्सी पे, कमरे में, इस बात को मुंह से बोलो। बोलने पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है, वो जरूरी है। तो ये बात आप मेरे साथ बोलोगे, सारे लोग अपने अपने घरों पे बैठ के बोलिए। घर वालों को लगे कि बच्चा बड़बड़ा रहा है, कुछ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, सबको साथ में बोलना है मेरे। बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। घटता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। जो मुंह बंद कर बैठे हैं बोलना शुरू करें। बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। घटता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। घटता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। वाह वाह वाह, क्या राइमिंग वाली लाइंस है। तो अभी घर पे जो बाहर निकलना, अगर आपको किसी ने नहीं सुना तो सुनाओ उसको ये बात, ऐसे ही बोलना। बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे रिश्तेदार कोई आया और बोले कि कलेक्शन नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो यही सुना देना उसको। बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। घटता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है और घटता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। बात ही नहीं करेंगे तुमसे दोबारा, ठीक है, चिल पढ़ाई करो अपनी। राइट, इजीएस्ट केसेस बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गणित में कई चीजें जब आप मैं इसका यूज बताऊंगा आपको तो आप समझ में आएंगी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल के सीखना इसलिए जरूरी है ताकि ये चीजें तेजी से आपका दिमाग ऐसे बोल के बताए आपको। समझ रहे हो कि नहीं? ऑलराइट, अब मैं आता हूं, थोड़ी सी कहानी को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, बनाए राइट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, बट ऐसा नहीं आप कहोगे सर अभी आपने सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ खेल किया, किसी एक के साथ खेल किया। जिंदगी इतनी आसान कहां होती है, जिंदगी में तो तरह तरह के खेल होते हैं। तो मैं कहूंगा चलो खेल करते हैं। न्यूमरेटर को बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को घटा दिया, और यहां मैं थोड़ा रंग ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि आपको थोड़ा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। तो ये न्यूमरेटर का रंग है, न्यूमरेटर को मैंने बढ़ाया और मैं यहां पर कुछ लिखता रहूंगा, आपको इसकी बातें समझाऊंगा कि ये क्या है। ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मैंने मान लिया घटाया। तो देखो न्यूमरेटर यहां बढ़ा है और डिनोमिनेटर यहां घटा है। अब यहां दोनों हो रहे हैं तो ऐसे बात करेंगे। बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है और घटता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। जब दोनों बढ़ाना ही चाहते हैं तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दोनों बढ़ाना ही चाहते हैं तो बढ़ेगा ना,
हाँ जी, तुमने कहा आई लव यू, उसने कहा आई लव यू टू, तो फिर बात बन गई। ठीक है, कोई संशय ही नहीं है। बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है, घटता हुआ डिनोमिनेटर भी पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है, दोनों बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ गई बात ना। ठीक, अब आते हैं अगले केस में। तो अगला केस ये है कि हमारा ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को घटा देते हैं तो ये पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करेगा। फिर हम लेते हैं डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और डिनोमिनेटर को हमने बढ़ाया तो बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर, कहानी याद करो, पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है, घटा देगा। दोनों घटाना चाहते हैं तो घट गया। राइट, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? यस, मैं एग्जांपल देता हूं। यहां पर मेरे पास है यहाँ 101 बटे 127, और यहां पर मैंने लिखा कि मेरे पास है 103 बटे 121। गौर से देखना, आपका न्यूमरेटर बढ़ गया कि नहीं? यस। आपका डिनोमिनेटर घट गया कि नहीं? यस। बढ़ता हुआ न्यूमरेटर फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, घटता हुआ डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो दोनों बढ़ाना चाहते हैं तो ये वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी, दूसरा फ्रैक्शन पहले वाले फ्रैक्शन से बड़ा होगा। यस और नो? यस, क्लियर। यहां पर देखो, ये वैल्यू, एक वैल्यू मैंने लिखी 103 बटे 117, मैं न्यूमरेटर को घटाने जा रहा हूं, मैं लिखूंगा इसको 101, या इसको ऐसा कर लो कि 102 कर लो, चलो, और इस वैल्यू को मैं बढ़ा दूंगा तो इसको मैं 119 कर लूंगा। देखो क्या हुआ है, न्यूमरेटर घटा कि नहीं घटा, 103 से 102, ये फ्रैक्शन को घटाना चाहेगा। डिनोमिनेटर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करेगा। दोनों घटाना चाहते हैं तो घट जाएगा ना नेट, तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा, यानी पहला वाला बड़ा होगा, पहला वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो क्या हम दो फ्रैक्शंस को, जब वो 6 केसेस अभी तक मैंने पढ़ाया आपको, 4 शुरू में जहां पर सिर्फ या तो न्यूमरेटर बदल रहे हैं या डिनोमिनेटर बदल रहे हैं, 2 केसेस जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बदल रहे हैं, 2 केसेस जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बदल रहे हैं, 6 केसेस हो गए। यहां तक कोई समस्या समझने में नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, मैं ऐसा कोई भी उदाहरण आपको दे दूं जिसमें ये केसेस होंगे तो आप तुरंत जजमेंट लगा सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। यस और नो? हाँ जी, यस और नो। मान लिया तुम्हें घर वालों की मर्जी से शादी करनी है, पापा मम्मी दोनों ने मना कर दिया, दोनों ने हां कर दी, तो हां है, धूमधाम से शादी होगी तुम्हारी। मतलब घर वालों की मर्जी शादी करनी है, तुम्हारी मर्जी की कोई है और तुमने जाके बोला कि मम्मी पापा मुझे इससे शादी करनी है, उन्होंने कुछ चीजें स्कैन करी, हाँ ठीक है दहेज मिल जाएगा ठीक है, परिवार भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है डन, तो दोनों ने हाँ कर दी, बात बन गई तुम्हारी। तुम किसी का प्रपोजल लेके गए, दोनों ने मना कर दिया, और तुम्हें शादी घर वालों की मर्जी से ही करनी है, तो ना हो गई, सिंपल, कोई स्टोरी नहीं। अब स्टोरी खतरनाक कहां होती है ये देखो, खतरनाक स्टोरी पे अब आ जाओ तुम। जीवन इतना सरल कहां होता है बेटा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हमने बढ़ाया, ये फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है, ठीक, ये फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है, मम्मी ने हाँ कर दी, मान लिया, पापा को देखो, पापा बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। अब पापा मम्मी दोनों के डिसीजन एक नहीं है, अलग अलग है, क्या होगा इस केस में? आप कहोगे कुछ नहीं कह सकते, मतलब अभी तो मामला संशय में है ना, अभी क्या बोले, अब तो दीदी बुआ सबकी जरूरत पड़ जाएगी, और लोग चाहिए, कैसे फैसला लें, दोनों लोग मान ही नहीं रहे, मामला अटका हुआ है, तो वी कांट से एनीथिंग कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा और एनालिसिस इस केस में करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो आपने कहा ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा न्यूमरेटर है, मान लिया फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को घटा दिया, और घटाने के बाद हमारे पास ये डिनोमिनेटर है, जो हमने डिनोमिनेटर को भी घटा दिया, तो घटता हुआ न्यूमरेटर फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करेगा, और घटता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहां दोनों चीजें जब हम बात करते हैं पूरे फ्रैक्शन की, पूरे भिन्न की, तो उसके लिए विपरीत दिशा में काम कर रही हैं। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो वो भी फ्रैक्शन घटाना चाहता है, न्यूमरेटर घट रहा है वो भी फ्रैक्शन को, ये घट रहा है तो बढ़ाना चाहता है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। जब अपोजिट डायरेक्शन है देन वी डोंट नो
कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या हम अब इस केस में हमें कोई और टूल चाहिए पता करने के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स केस है, और वो कॉम्प्लेक्स केस जो है इसका फैसला कौन करेगा? तो इसका फैसला करने का जो टूल है, फैसला करने का जो टूल है जो आपकी मदद करने वाला है, वो है परसेंटेज चेंज। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन। जैसे मैं यहां पर अगर इससे रिलेट करूं, तो ये इधर दम लगा रहा है, ये इधर दम लगा रहा है। हमें देखना है किसका फोर्स ज्यादा है, किसका वेटेज ज्यादा है। रस्सा कसी देखी आपने? रस्सा कसी, टग ऑफ वॉर। तो टग ऑफ वॉर में क्या होता है? दो टीमें रस्सी खींचती हैं, ठीक है, जहां फोर्स ज्यादा होता है रस्सा उधर चला जाता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं दोनों टीमें, बट जो फोर्स ज्यादा है वो खींच ले जाता है उसको, वो जीत जाता है, उसकी तरफ पूरे रस्सा भाग जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन इन दोनों में डोमिनेट कर रहा है। वर्ड समझ रहे हो? कौन डोमिनेट कर रहा है? जो डोमिनेट करेगा वो जो चाहता है वो होगा। ठीक है, लेटेस्ट से पापा डोमिनेट कर रहे हैं, पापा की बात मानी जाएगी। मम्मा डोमिनेट करेंगी, मम्मा की बात मानी जाएगी। ठीक है, दोनों डोमिनेट नहीं करें, दोनों का इक्वल वेटेज है, तो कुछ नहीं होगा फ्रैक्शन के साथ, नथिंग विल हैपन, सेम रहेगा। तो एनीवे लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, गौर से देखिएगा। पहले तो एक इस केस को समझते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है, मान लेते हैं 101, और यहां पर मैंने वैल्यू कहा मेरे पास है 137। मैंने कहा ये वैल्यू मेरे पास हो गई 123, ठीक है, और ये जो वैल्यू मेरे पास है ये हो जाती है मान लिया 149। ये दो फ्रैक्शंस हैं, मुझे पता करना है कि क्या हो रहा है। आप कहोगे कि देखो यहां पर न्यूमरेटर बढ़ गया, बढ़ता हुआ न्यूमरेटर फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है, लगा दिया साइन। ठीक, दूसरा ये देखो ये भी बढ़ गया, डिनोमिनेटर भी, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को घटाना चाहता है। तो केस तो वही हो गया कि दोनों उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कैसे पता करें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है? तो बहुत सिंपल तरीका है। आप ये देखिए कि यहां से यहां न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज कितना है। आप कहोगे ये 101 है, 123 है, यहां पर 22 का चेंज है। 22 का जो चेंज है 101 के ऊपर, वो कितना प्रतिशत है लगभग? बताओ जरा। आप कहोगे 20% के आसपास है, क्योंकि इस वैल्यू की 10% निकालना मैंने तुमको सिखा दिया है। 10% इसका 10.1 होगा। किसी भी संख्या का 10% क्या होता है? उसका 1/10। 10.1 10% हो गया, और ये 22 है, तो इसका अगर दुगना करूंगा मैं 10.1 का, तो मुझे मिलेगा 20.2। तो ये 20% से बड़ी वैल्यू है। कितनी है? 20% से बड़ी वैल्यू है। मुझे लिखना नहीं है कितना है, बट ये 20% से बड़ी वैल्यू है। यहां नीचे आ जाओ। यहां नीचे का चेंज 12 का है। 12 का चेंज 137 के ऊपर। आप 137 का 10% देखिए कितना होता है। 137 का 10% 13.7 होगा। 10% अगर मैं 137 का लिखूं तो ये 13.7 होगा। ये वैल्यू 13.7 से कम है, तो ये वैल्यू लेस देन 10% है। देखो एक बात और समझना, मैं फिर से आपको चेंज करूंगा, इसमें यहां पर करेक्ट करूंगा। दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, बट ये 20% से ज्यादा की वैल्यू का इंक्रीज है, और ये 10% से कम की वैल्यू का इंक्रीज है। अब आप मुझे बस ये बता दो कि कौन यहां डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट का मतलब किसका परसेंटेज चेंज अधिक है, कौन डोमिनेट कर रहा है? आप कहोगे न्यूमरेटर। कौन डोमिनेट कर रहा है? न्यूमरेटर। तो यहां पर आप कहोगे n डोमिनेट्स, मतलब न्यूमरेटर का वेटेज ज्यादा है, उसका परसेंटेज चेंज ज्यादा है, अधिक है, तो उसका ज्यादा बल है, फोर्स है, वो डोमिनेट कर रहा है। तो वो डोमिनेट कर रहा है तो वही होगा जो वो चाहता है। वो चाहता है कि ये हो, वो चाहता है कि फ्रैक्शन में ये हो, तो वही होगा। बढ़ा हुआ फ्रैक्शन आएगा, तो ये फ्रैक्शन इससे बड़ा है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? We have not done any actual calculation. Have we? No. हमने कोई एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करी है।
हमने सिर्फ ये देखा है कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है, उसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कुछ हो रहा है वो विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं फ्रैक्शन पर। दोनों अलग अलग चीजें चाह रहे हैं, एक चाह रहा है बढ़े, एक चाह रहा है घटे। अब पता करना कि कौन डोमिनेट करेगा या किसकी बात मानी जाएगी, हमें दोनों के परसेंटेज चेंजेस को अलग अलग देखने हैं। जिसका मैग्नीट्यूड अधिक होगा वो डोमिनेट करेगा और वही होगा जो वो चाहता है। क्लियर? क्या मैं आपको और उदाहरण दूं? बहुत रिमार्केबल स्किल है फ्रैक्शन कंपैरिजन में कि एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से बिना कैलकुलेट हुए एक्चुअल वैल्यू बता पाना कि बड़ा है या छोटा है। बहुत बड़ी स्किल है ये। ठीक है, देखिएगा, मैंने आपके सामने एक लिखा 423 बटे 783 एक फ्रैक्शन लिखा। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने 467 467 अपॉन 881। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। आप कहोगे सिंपली कि भाई न्यूमरेटर बढ़ा तो ये फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहेगा। आपने कहा कि देखिए डिनोमिनेटर भी बढ़ा तो ये फ्रैक्शन को घटाना चाहेगा। अब मुझे पता करना है कि कौन डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, मैं इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल दे रहा हूं। आप मुझे बस चैट में ये बता दो कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, ए या बी। चैट में लिख के बताओ ए बड़ा है या बी बड़ा है। फटाक से सारे लोग चैट करेंगे, सारे लोग। इसके लिए ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल फ्रैक्शन में कौन बड़ा या छोटा था, तभी होगा ना। बिल्कुल भी नहीं। ओरिजिनल फ्रैक्शन में कौन बड़ा या छोटा हम कहां देख रहे हैं भाई? नहीं, हम तो कह रहे हैं दो फ्रैक्शंस हैं, उन्हीं को हम देख के फैसला कर रहे हैं। हम ओरिजिनल फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है उससे क्या मतलब है? दोनों में कौन बड़ा है ये हमें पता करना है ना। तो हमारे पास उसके लिए मैकेनिज्म है, वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं आपसे फ्रैक्शन मांग लूंगा कि आप बताओ क्या क्या चाहिए, क्या देखना चाहते हो, दिखा देंगे। थोड़ा रुको, ए बी लोग बोल रहे हैं। देखिए, समझिएगा, गौर से देखिएगा, इसको चीजों को समझ के जाओ पूरा अच्छे से। चार सौ से 23 से लेके 467 तक कितना बदलाव है बताओगे आप? आप कहोगे 54 का बदलाव है। यहां 783 से अगर मैं 881 पे जाता हूं तो ये आप कहोगे बदलाव हमारा कितने का है? 98 का बदलाव है। यस और नो? ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब हमें दोनों के प्रतिशत देखने पड़ेंगे क्योंकि उसके बगैर तो होना नहीं सवाल। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, बिकॉज जब तक आप परसेंटेज कैलकुलेशन यहां पर ठीक से नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जैसे पिछले केस में आसान थी कैलकुलेशन, यहां पर सीधा था ये 20% से बड़ा है चेंज और ये वाला चेंज हमारा 20% से छोटा है। मैं इस पे और भी लॉजिक दूंगा जिसमें ये भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको, बट यहां ये पता करने में थोड़ी मेहनत है क्योंकि देखो इसका 10% कितना होता है बताओ आप? 42.3। 423 का 10% 42.3 हुआ। ये 10% से तो डेफिनेटली बड़ा है। ठीक है, यहां वो 98, इसका 10% हुआ 78.3, ये भी 10% से बड़ा है। अब देखो ये वैल्यू बेसिकली 10 से 15% के बीच में है क्योंकि 5% 21 होगा लगभग। 21 अगर जोड़ेंगे 42 में तो 63 बनेगा, तो 10 से 15 के बीच में है। ये 78 है, 78 का आधा करोगे 39 बनेगा, यानी 10% 78 होगा, 5% कितना होगा? 39 होगा। तो 78 में अगर हम 39 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम 100 के ऊपर निकलेंगे, तो ये वैल्यू भी 10 से 15% के बीच में है। यहां थोड़ी करीब की कैलकुलेशन है, बट घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। जैसे हम कहेंगे 10% अगर हटा दें तो कितना बचेगा? आप कहोगे यहां पर मेरी जो वैल्यू बचने वाली है वो बचने वाली है 11.7 की। यहां अगर मैं 10% हटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 98 तक मुझे जाना है, तो आप कहोगे 19.7। यस और नो? ठीक है, 19.7 अगर मैं जोड़ दूं
तो मैं 98 पे पहुंच जाऊं। अब देखिए ये दोनों वैल्यू अपने अपने बेस का 10% है। अब मुझे पता करना है कि ये बटे 42 423 कितना परसेंट है और ये बटे 783 कितना परसेंट है। बेसिकली इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी तो मेरा आंसर मुझे मिलेगा। जरा अनुमान लगाइए यहां से, क्योंकि जो स्किल्स मैंने आपको सिखाई हैं उन सबका इस्तेमाल है यहां पर। और ये काम जितना स्लो में कर रहा हूं वो समझाने के लिए कर रहा हूं, एक्चुअली बहुत तेज करना है आपको और हो जाएगा। देखो इसका 1% क्या होगा, क्या 4.23 होगा, यस और नो। तो ये जो वैल्यू मेरे सामने लिखी है ये 3% से कम है। 3% की वैल्यू अगर आप निकालोगे यहां से तो 12.69 बनेगी। तो ये 3 नहीं है, 3 से कम है। यहां आ जाओ, आप कहोगे 1% निकालेंगे तो 7.83 आएगा, लेकिन 3% की वैल्यू अगर हम निकालने जाएं, 3% की वैल्यू अगर हम निकालने जाएं तो वो आगे चले जाएंगे। और कितना आगे निकल जाएंगे, 7 तिरिक 21, 8 तिरिक 24, ये 23 दशमलव कुछ कुछ आ जाएगा। अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि मैंने जो फ्रैक्शन लिखे हैं ये जानबूझ के बहुत करीब के फ्रैक्शन लिखे हैं। ये भी 3 से कम है, ये भी 3 से कम है। बट जब तक हम ये ना पता लगा पाए कि दोनों फ्रैक्शंस में से किसका परसेंटेज डोमिनेशन है, तब तक हम सवाल का उत्तर नहीं लगा सकते। कहां 44 होगा बेटा, कहां 44 होगा? अच्छा ये 44 ही था, फिर तो ये सवाल आसान है। सॉरी, इसको 77 कर लो, 44 होगा तो आसान है। मुझे लिखना 77 था, मैंने लिखा 67 है। ये होना चाहिए, ये 54 ही रहना। ओके, तो अब मैं आपको देखो ये भी हमें बताना जरूरी है कि हमारे मेथड्स की लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, इसको 54 नहीं करना, 44 नहीं। 44 तो बहुत आसान है, इसी को समझाना था मुझे। अगर आप 44 वाला केस देखते हैं, जो कि मैं यहां गलती से लिख गया था, तो मैं आपको पहले वो दिखा देता हूं, बिकॉज उस केस में चीज बहुत आसान है पता करना। क्यों? क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली 10% कितना हो गया, 42.3 हो गया, फिर 1.7 बच रहा है मेरे पास। अब 1.7 क्लियरली 1% से भी छोटा है, तो ये वैल्यू जो आपकी हुई ये 10 दशमलव कुछ कुछ परसेंट हो गई, राइट। डिनोमिनेटर पे आएंगे 98, 78.3 घटाएंगे 19 बचेगा, और 19 2% से ज्यादा है, तो ये 12 दशमलव कुछ कुछ परसेंट है। आप यही देख लो कि ये 11% से बड़ा है तो काफी है। 10% 78.3, फिर मेरे पास लगभग 20 और है, तो मैं 1% से ज्यादा जाऊंगा। मुझे यही तो देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो ये 10 दशमलव कुछ कुछ है, 10 से 11 के बीच में है, और ये वैल्यू हमारी क्या है, 11 से बड़ी है। इतना देख लेना काफी है हमारे लिए कि डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है। और अगर डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है तो वही होगा जो डिनोमिनेटर चाहता है। डिनोमिनेटर खुद बढ़ रहा है, पूरे फ्रैक्शन को घटा देगा, और पूरे फ्रैक्शन को घटाएगा तो पहला वाला बड़ा होगा। तो यहां इट वर्क्स फेयरली वेल। बट ये जो फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिखा है, दिस इज कॉम्प्लेक्स, दिस इज रियली कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो आप कहोगे सर ये तो आपका मेथड जो है फिर तो फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एग्जाम में आपको इस तरह के फ्रैक्शन मिलने की जो संभावना है वो ऑलमोस्ट निल है। यस, और मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं। आई हैव ऑब्जर्व्ड मोर देन 25,000 क्वेश्चंस एंड देन आई एम टेलिंग यू कि इस तरह का इतना क्लोज फ्रैक्शन कंपैरिजन एग्जाम में मिलने की संभावना ऑलमोस्ट निल है। तो इतने क्लोज फ्रैक्शन पे आप कभी टेस्ट ही नहीं किए जा सकते हो, जो इस मेथड से नहीं हो सकता है आसानी से। जैसे यहां भी ये क्लोज है ना, ये 10% है, ये 12% है, बट फिर भी ये आसान है आपके लिए, बिकॉज हम इजीली पता कर सकते हैं कि भाई ये 10 और 11 के बीच में है। वो जो मेथड मैंने आपको पढ़ाया है 10% और 1% वाला, कि ये 10 से 11 के बीच में है, ये 12 से बड़ा है या 11 से बड़ा है बोल देना, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये डोमिनेट करेगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम इस वैल्यू की बात करेंगे तो ये बहुत क्लोज फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। ये होने को हो जाएगा बट इट विल टेक मोर टाइम। बट ऐसे फ्रैक्शन एग्जाम में कंपैरिजन के लिए नहीं आते हैं।
अब लेट्स से आप इंटरेस्टेड हो कि सर नहीं, मेरे को तो उत्तर चाहिए, कैसे भी करके मेरे को बताओ, ठीक है, हम नहीं मानेंगे। तो देखो क्या करेंगे, हम इसका 2% हटा लेंगे पहले। तो हम 12% पहले हटा लेते हैं, इसका भी और देख लेते हैं। मैं निकाल के सवाल दिखा देता हूं आपको, बट ये लंबा है यहां पर, क्योंकि फ्रैक्शंस बहुत क्लोज हैं। तो यहां पर आप कहोगे कि मैं अगर 2% और हटा दूंगा तो मैं 8.46 हटा दूंगा, ठीक है, और 8.46 हटाया तो यहां 3 बचेगा, 3.24 और बाकी है यहां पर। यहां हमने 12% हटाया तो पहले हमने 10% हटाया, 19.7 बचा, और फिर 2% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, तो 78 का डबल करेंगे 1560, 1566, तो 15.66 और हट जाएगा 19.7 में। तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके कितनी आ गई, आप कहोगे 4.04। अब आपका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब आप कहोगे इसको मुझे 423 से डिवाइड करना है और परसेंटेज निकालना है, और इस वैल्यू को मुझे 783 से डिवाइड करना है और परसेंटेज निकालना है। तो नेचुरली आप देखोगे कि यहां पर वैल्यू बड़ी आएगी और ये वैल्यू छोटी आएगी, क्योंकि हम यहां 4.04 को 783 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये 3.24 को हम 423 से डिवाइड कर रहे हैं। आप मेंटली सोचो, 4 8 32 होता है, 4 7 28, तो 0.07 के ऊपर है ये, और ये वैल्यू कितनी है, 8 के आसपास है, तो 8 पंचे 40। तो क्लियरली अब दिख रहा है कि ये मान मेरे लिए बड़ा हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है, और अगर न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है तो होगा वही जो न्यूमरेटर चाहता है, तो ये वाला फ्रैक्शन जो है ये बढ़ा हुआ आएगा, राइट। बट दिस वाज वेरी क्लोज फ्रैक्शन, ओके, ठीक है। अब परसेंटेज के सेंस में आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो ये मेथड ऐसा नहीं कि एक इम्यून मेथड है, ओके, बिकॉज दिस इज अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन में अगर दो फ्रैक्शन सुप्रीमली करीब आ जाएं, बहुत करीब हैं, बहुत ज्यादा करीब हो जाएं, तो देन दिस मेथड विल डेफिनेटली टेक टाइम, क्योंकि ये पता कर पाना कि कौन डोमिनेट कर रहा है थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इसलिए हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं। बट वी कैन डिटरमाइन थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स, बट इसकी संभावना नील है एग्जाम में आने की। जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो ऐसे बनेंगे जो इस पर्टिकुलर स्किल से बहुत तेजी से सॉल्व होंगे। आपको एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं निकालना पड़ेगा, और आप आसानी से जज कर पाओगे कि यार क्या हो रहा है यहां पर, ठीक है, आसानी से देख पाओगे कौन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। बाकी देखो बेटा, कैलकुलेशन एक कला है, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन है, तो ऐसा नहीं है कि आपको घबराना है। अभी तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बोला कि 7 दिन के बाद भी मैं बहुत कुछ कराऊंगा आपके साथ, मेरा तो मन है कि तुम साथ दो। अब जोश लोगों का कम हो जाता है, खैर देखो पहले दिन से अभी तक लोग काफी कम हो जाते हैं, मतलब दे सेटल, वो नहीं निकल पाते हैं रजाई के अंदर, थोड़ी ठंड हो गई है तो कहते हैं छोड़ो यार क्या जाना है, लाइफ चैलेंज तो जिंदगी भर चलता रहेगा, चैलेंजेस की कमी थोड़े ना है ठीक है, लाइफ इज चैलेंज। तो रामो सर का चैलेंज छोड़ो, हम नया चैलेंज ले लेंगे जिंदगी में, ठीक है। बट इफ यू आर कमिटेड देन डोंट वरी, ये प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन में आपको इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे चल के कि आपके लिए सब चीजें ऐसी ही हो जाएंगी। आप देखोगे और बोलोगे अरे 10 से 11 के बीच में है, अच्छा 12 से 13 के बीच में, लाइक दैट, ऐसा बनाना है आपको ताकि कैलकुलेशन आपके लिए प्रॉब्लम ना रहे। तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैथ प्रोसेस देखो। बट ये जानना जरूरी है कि देयर इज अ लिमिटेशन, अगर दो नंबर्स बहुत फ्रैक्शंस में करीब हैं। भाई ये मेथड किस चीज पे डिपेंडेंट है कि मैं जज कर पाऊं कि कौन डोमिनेट कर रहा है। अगर मैं यही नहीं जान पाऊंगा आसानी से कि कौन डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि उनका जो डोमिनेशन फैक्टर है, जो परसेंटेज चेंज है, अगर वो बहुत करीब है तो निकालने में कि दोनों में कौन बड़ा है वक्त लग जाएगा, तो समय तो बेटा जाएगा, ठीक है, क्लियर। बट घबराना नहीं है कि अब आपको सर अब तो, इसलिए आई वॉज रीडिंग दैट बुक जो मैं आपको बता रहा था, थिंकिंग स्लो एंड फास्ट वाली बुक। उस बुक में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है कि हमारा जो माइंड है वो स्टैटिस्टिक्स में ट्रेंड नहीं है, वो स्टैटिस्टिकल वे में नहीं सोचता है, वो हमेशा चीजों को बड़ी समराइज करके सोचता है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स नेचुरली, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ओके, जैसे सम पीपल आर वेरी फियरफुल गोइंग बाई फ्लाइट्स, उन्हें फ्लाइट से बहुत डर लगता है, मुझे भी लगता था। मुझे याद है मेरी पहली फ्लाइट जब मैंने ली थी 2009 में, मैं लिटरली पूरे रास्ते इतना घबराया हुआ था कि ईश्वर जिंदा लैंड करा दो, इस बार दोबारा नहीं बैठेंगे।
दोबारा बैठे तो भी यही बोल रहे थे, उड़ गए, प्लीज सर, हे ईश्वर प्लीज लैंड करा दो, दोबारा नहीं बैठेंगे। ठीक है, दैट्स हाउ इट यूज्ड टू हैपन। बिकॉज मैंने क्या किया था, जब मुझे पहली बार फ्लाइट पे बैठना था तो मैंने गूगल किया कि 10 फ्लाइट एक्सीडेंट्स। अब अंडरस्टैंड करना कि कैसे हैं, ये गूगल कर लिया मैंने। जब मैंने ये गूगल किया तो मैंने देखा कि फ्लाइट के एक्सीडेंट कैसे कैसे हुए हैं, क्रैश कैसे हुआ, रोड पे गिर गई प्लेन, फलाना हो गया। तो मैं उस थॉट से इतना ओवरवेल्म था कि मुझे डर लगता था फ्लाइट में, राइट। देन व्हाट हैपेंड, हाउ इट चेंज। एक तो मोर फ्लाइंग ऑब्वियसली, एवरी टाइम यू फ्लाई एंड यू लैंड देयर इज ए कॉन्फिडेंस कि यार नहीं मरे, बच गए, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। देन देयर इज ए टाइम सेविंग यार, है ना। लेट्स से आपको बैंगलोर जाना है दिल्ली से, देन ट्रेन से इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, फ्लाइट से यू टेक 2.5 आवर्स। तो एक समय की बचत है, वो एक लालच है, ग्रीड है कि जल्दी पहुंच जाएंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जितने भी ग्रेट्स हैं, ग्रेट डिसीजन मेकर हैं, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दे डू नॉट लाइक कि उनकी जो थॉट्स हैं उसको सोचने के बजाय वो डेटा देख के चीजें जज करते हैं। तो व्हाट इज द डेटा, कि आउट ऑफ 10 मिलियन फ्लाइट्स द चांसेस ऑफ प्लेन क्रैशिंग इज जस्ट 1 out of 10 million flights can be crashed. Now understand, 1 out of 10 million अगर आप परसेंटेज निकालने गए तो 99.9999999 ऐसे निकलेगा। तो यू चांसेस ऑफ डाइंग इन द एयर एक्सीडेंट और क्रैश इज ऑलमोस्ट नील। बट स्टिल पीपल फियर। कैसे फियर करते हैं, वो उसी एक सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं कि यार वो देखो फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ और सब मर गए। देन दे डोंट वांट टू फ्लाई बिकॉज दे जस्ट वांट टू बिलीव दैट स्टोरी कि मेरी फ्लाइट क्रैश हो सकती है। यस, हो सकती है, बट द चांसेस आर सो लो। तो अगर आप बिल्कुल जिंदगी में चांस ही नहीं लोगे तो जियोगे कैसे। रोड ट्रेवल इज मोर रिस्कियर देन द फ्लाइट ट्रेवल। रोड एक्सीडेंट्स अगर हम निकालें तो यू चांसेस ऑफ डाइंग ऑन रोड इज हायर देन यू डाइंग इन ए एयरप्लेन क्रैश। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बायस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जैसे वो देखेंगे उनको क्या आदत है बचपन से, आपको क्या आदत है, फॉर्मूला में वैल्यू और आंसर। दैट्स हाउ यू बिलीव। एक फॉर्मूला है, उसमें मैंने वैल्यू डाली और मेरा उत्तर आ गया। दैट्स हाउ योर थिंकिंग इज। तो व्हेन आई टॉक अबाउट सम स्किल व्हिच सेज कि यार यहां थोड़ा स्लो हो जाओगे तुम, ओके, तो तुम घबरा जाओगे, तुम इस मेथड को तुरंत रिजेक्ट कर दोगे कि ये तो फिर बहुत क्लोज फ्रैक्शन आएंगे तो हम फंस जाएंगे फिर। बट दिस इज ऑलमोस्ट निल, चांसेस ऑफ इट इज ऑलमोस्ट निल। ये एग्जाम में आया ही नहीं। मैंने 25,000 क्वेश्चन को एनालाइज किया है, तब मैं बोल रहा हूं कि इसके आने के, इस तरह के फ्रैक्शन आने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। और अगर ये आते हैं तो ये चैलेंजिंग नॉर्मली करना भी बहुत ज्यादा है। आप फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हो कि इन दोनों का गुणा करो और इन दोनों का गुणा करो, वो भी छोटा नहीं है। इवन इन दैट केस ये परसेंटेज बेहतर होगा। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेशन तेज करते हैं, आपकी प्रैक्टिस 10% की अच्छी है, 3% की अच्छी है, 2% की अच्छी है, तो भी ये मेथड आपको एंड ऑफ द रिजल्ट पहुंचा देगा। इवन ये मेथड भी लंबा पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मेथड आपको सीखना है और मास्टर करना है। क्लियर। कहां साइन गलत लगाया मैंने, कहां पर, कौन डोमिनेट कर रहा है बेटा, न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है ना, तो होगा वही जो न्यूमरेटर चाहता है। न्यूमरेटर इसको बढ़ाना चाह रहा है तो बढ़ गया, ये सही तो है। अभी मैं इस बात पे मानस जी कह रहे हैं कि क्या हम ये मान सकते हैं कि 423 का 1% 4.23 होता है तो उसको अप्रॉक्स 4 मान लें। देखिए बेटा, अभी उसमें नहीं जाना है आपको। अभी मैं उस डोमेन में नहीं जा रहा हूं कि 783 को 700 मान लो, नहीं, वो चीज हम आगे बात करेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब हम इन सब चीजों को भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। अभी हमने बस शुरुआत करी है कैलकुलेशन स्किल की। ये आर्ट है, तो आर्ट में बहुत सारी चीजें मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, और बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा कि आपको एक ही कैलकुलेशन में कई सारी चीजें दिखने लगेंगी। यू विल बी एबल टू सी लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, ये कितने लोगों को समझ में आया, यस और नो। 54 की जगह 44 आएगा, कर तो दिया यहां पर इस सवाल में। ओके,
ये दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग चैट में कुछ फ्रैक्शंस लिखें प्लीज। दो दो फ्रैक्शन का सेट मुझे दे दो और मैं यहां कंपेयर करके दिखाता हूं आपको। ओके, कोई भी बच्चा इसमें मास्टरी प्रैक्टिस से ही होगी, चिंता ना करो। अभी अभी आप इसको समझो, पहले पहले बात समझ में आनी चाहिए, फिर बात होती है कि उसकी प्रैक्टिस। पहले गहरी समझ और फिर प्रैक्टिस। 12 पॉइंट समथिंग कैसे आया गुरुजी? सब धीरे धीरे बताऊंगा, परेशान ना हो। अभी अभी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे हम लोग। अभी जो बात मैंने समझाई है उतना एटलीस्ट अच्छे समझ लेना। यहां नहीं समझ में आया तो घर जाके समझ लेना प्लीज। 536/738, एक बच्चे ने लिखा है 536/738, 927। बस एक बदतमीजी मत करना तुम लोग प्लीज, कि बच्चे कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर से दो बहुत करीब की वैल्यू निकाल देंगे, वो इम्प्रैक्टिकल है। मैंने क्या बोला, उसके आने के चांसेस नहीं। आप रैंडमली दो फ्रैक्शन आपके जो दिमाग में आए वो लिखो। कोशिश करो कि या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहे हो या दोनों घट रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड होगी ही नहीं, फिर तो बहुत आसान होगा हमारे लिए। जैसे लेट्स से ये प्रश्न मेरे सामने है, देखते हैं इसको। आप कहोगे यहां पर कितना चेंज है, तो मैं कहूंगा ये चेंज जो है 27 में 9 और होता तो 400 हो जाता, तो ये 391 है। 738 से हम आते हैं 1164 पे। 38 और 26 हमारा 64 होता है, और 7 और 4 11 होता है, ये 426 है। जरा देखो कौन डोमिनेट कर रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। यस, हु इज डोमिनेटिंग? तो मेरे को एक चीज क्लियर है, इसको जैसे ही मैं देखता हूं और इसको मैं जैसे देखता हूं, आपको बस परसेंटेज का अनुमान लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। जरा गौर से थोड़ा सोचिएगा कि अगर मैं इस वैल्यू को 600 भी मान लूं, जो कि है नहीं, बड़ा मानूं, तो ये 60% से बड़ा आ रहा है। यस और नो? अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो आप कहेंगे ये वैल्यू 70% से बड़ी है। ओके, क्योंकि 10% 53.6 है। 70% निकालोगे, 7 से गुणा करोगे, 7 × 5 = 35, 7 × 21, 271, 371। तो ये वैल्यू इज मोर देन 70%। यस और नो? डिनोमिनेटर को गौर से देखिए, अगर ये 73 है, 7 × 42, 60 से कम है, लेस देन 60%। हमें बस यही देखना है डोमिनेट कौन कर रहा है। आप कहोगे न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है, होगा वही जो न्यूमरेटर चाहता है। न्यूमरेटर इस फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है क्योंकि खुद बढ़ रहा है, तो फ्रैक्शन बढ़ा हुआ होगा। ओके, क्लियर है? यस और नो? मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आप ऐसी स्किल गेन करोगे कुछ दिनों बाद, अगर प्रैक्टिस करेंगे हम, तो कि ये बहुत इंट्यूशन लेवल पे काम होने लगता है फ्रैक्शंस में। आप यूजुअली मुझे दो फ्रैक्शंस पकड़ा दो जो डैम क्लोज ना होंगे, डैम क्लोज होंगे तो थोड़ा सा मुझे प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। मतलब इस तरह के फ्रैक्शंस हो, एक्सेप्ट पहले टाइप का जो अभी फ्रैक्शन मैंने लिखा था जिसमें 54 का इंक्रीज हो रहा था, वो थोड़ा सा टाइम मुझे भी लगेगा देखने में। बट अदरवाइज यू गिव मी एनी टू फ्रैक्शंस व्हिच आर प्रैक्टिकल, मैं आपको ग्लांस करके कुछ सेकंड में बता सकता हूं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इट हैपेंस एट इंट्यूशन लेवल वेरी फास्ट, क्योंकि परसेंटेज चेंज देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ दे आर नॉट सो क्लोज लाइक 12.5, 12.7, बिकॉज दे आर क्लोजर। जैसे एक वैल्यू किसी ने लिखी है, जो आसान बहुत लिख रहे हो मैं लूंगा ही नहीं क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है। संस्कृति जी ने एक वैल्यू लिखी है, वो कुछ ज्यादा ही सरल लिख दिया इन्होंने, 748 एंड 593 1089। अब देखिए संस्कृति जी ने क्या किया, संस्कृति जी ने न्यूमरेटर को घटा दिया और डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। अब क्या होगा, न्यूमरेटर घटता है तो ये घटाना चाहता है, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये भी घटाना चाहता है। दोनों घटाना चाहते हैं तो ये तो घटा हुआ होगा ना, तो पहली वैल्यू बड़ी हो गई। तो ऐसे केस में तो कुछ करना ही नहीं होता है, समझे? अगर आपने एक को घटाया और दूसरे को बढ़ाया है तो आसान केस है ना, दोनों घटाना चाहते हैं, घट जाएगी वैल्यू, इसमें कुछ कंपेयर नहीं करना, परसेंटेज चेंज निकालना ही नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में 0 रो मत लगाओ, फिर बहुत आसान हो जाता है ना। मुझे 3 डिजिट का डिनोमिनेटर दो, कम से कम 2 मत दो यार, 2 देना तो बहुत आसान हो जाता है। कम से कम 3 डिजिट लिखो पूरी की पूरी। जैसे एक बच्चे ने लिखा है
बहुत आसान लिखा। तुलसीराम आपने भी वही किया यार, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तो ये क्या होता है, सेम डायरेक्शन में हो जाता है, तो वो तो आसान है ना। मुझे थोड़ा सा मुश्किल दो यार, कम से कम इतना भी आसान मत दो कि मजा ही ना आए करने में। जैसे एक बच्चे ने बोला, ऋषभ जी क्या गलती कर रहे हो यार, आप लोग सवाल भी ठीक से नहीं पूछ पा रहे हो, ऐसा ना करो। अब 112/648 लिया तुमने और 213/513 ले लिया, तो इसमें क्यों परेशान हो तुम यार, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो पूरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये तो बढ़ा हुआ ही होगा, इसमें परसेंटेज चेंज देखना ही नहीं। परसेंटेज चेंज तब देखना है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला के अलग अलग दिशा में काम करें। एक ही काम करना चाहते हैं तो उसमें क्या करना है फिर आपको। सवाल सही से दो, तुम लोग सवाल नहीं दे पा रहे हो यार। हाँ, पायल जी ने एक सवाल दिया है, देखते हैं जरा कि 856/732 है मेरे पास, एक मिनट, 954/896 है। ये पायल जी ने सवाल दिया है, जरा इस सवाल को देखते हैं। 856, एक मिनट, सो पायल जी का सवाल कहां गया, 856 था 954 था, ठीक है, ऐसा सवाल इन्होंने दिया। जरा इस सवाल को गौर से देखते हैं। देखिए यहां पर जो चेंज है वो कितने का है, 98। यहां पर चेंज कितना है, 164। यस और नो। अब मेरे को बस एक बात बता दो तुम लोग, 98 का चेंज 856 के बेस पर जो परसेंटेज वैल्यू देगा, वो 164 का चेंज 732 पर जो देगा वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा। यस, तो ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा। तो ये क्या करना चाहता है, फ्रैक्शन को घटाना चाहता है, फ्रैक्शन घट जाएगा। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने परसेंटेज शब्द का नाम ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया इसका देखो गौर से। 98 का परसेंटेज मुझे 856 पे निकालना है और 164 का परसेंटेज मुझे निकालना है 732 पे। अब देखो गौर से, परसेंटेज कैसे निकलता है, एक न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करता हूं, जो वैल्यू आती है उसको 100 से गुणा करते हैं। मैं 100 से गुणा नहीं करूंगा दोनों को, तो कोई दिक्कत। मुझे कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा वो परसेंटेज में बड़ा होगा। अब देखो यहां पर ये वैल्यू का न्यूमरेटर इससे बड़ा है, यहां पर इस वैल्यू का डिनोमिनेटर इससे छोटा है। तो अगर गौर से आप देखो तो इन दोनों वैल्यूज में ये बड़ा है, यानी ये परसेंटेज चेंज बड़ा है, तो ये डोमिनेट करेगा। ये डोमिनेट करेगा तो वही होगा जो डिनोमिनेटर चाहता है, घटाना चाहता है। अब ये बात मैंने तुम्हें जो लिख के समझाई है, तुम्हें नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आप मेरे साथ मेहनत तो करो। आप ऐसे देख के बोलोगे बड़ा बेस छोटा न्यूमरेटर, छोटा बेस बड़ा न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो परसेंटेज चेंज नेचुरली डिनोमिनेटर का ज्यादा होगा। और अगर परसेंटेज चेंज न्यूमरेटर का ज्यादा है तो वो डोमिनेट करेगा। ठीक है पायल जी, आपको समझ में आया डाउट तो लिख के बता देना प्लीज। आपका डाउट, आपने सवाल पूछा था, आपका सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। ओके, 793/967 कौन है बच्चा, संजय जी। संजय जी ने एक सवाल पूछा। संजय जी कहां से हो आप, 793/900। तो YouTube में कमेंट नहीं रुकते हैं यार, कुछ होता है टाइप अप करने से रुकता है शायद, एक मिनट। 793/967, एक मिनट, और 894/1163। ये देखिए, ये संजय जी ने अपना दिया था डाउट। मैं जरा देखता हूं इसको। न्यूमरेटर कितने से बड़ा, 101 से बड़ा। डिनोमिनेटर कितना है, 196, ठीक है, 196। जरा गौर से देखते हैं परसेंटेज के बारे में। ये जो परसेंटेज है और ये जो परसेंटेज है, एक बहुत मजेदार बात है, ये 20% से बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप 10% निकालोगे तो वो आएगा 96.7। अगर आप 20% निकालोगे तो ये वैल्यू है 193.4। जब आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे, मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया था ये बोलने के लिए कि 20% से बड़ा है, नहीं। आई डिड नॉट गो इनटू दैट स्पेसिफिक डिटेल इन माई माइंड टू से कि ये 20% से बड़ा है। और ये डेटा आपका है, मेरा तो है नहीं कि मुझे पहले से पता है।
बट ये 20% से बड़ा है दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं 96.7 का डबल मैं जानता हूं कि 196 से छोटा होगा, इंट्यूशन लेवल पे पता है, ये प्रैक्टिस के साथ होता है। यू नीड नॉट टू मैनुअली कैलकुलेट टू सी कि ये वैल्यू 20% से बड़ी है, बिकॉज इसका डबल अगर इससे छोटा है तो मतलब ये 20% से बड़ा है। 10% 96.7 20% से बड़ा हो गया। ये वैल्यू 20% से छोटी है क्योंकि इसका 10% 79.3 है। 79.3 का 20% अगर आप निकालो, क्योंकि ये मेरे लिए रेफरेंस हो गया, आप 20% 79 का डबल 80 का डबल 160 होता है, 160 से वो कम है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू मेरी 20% से छोटी है। कौन डोमिनेट कर रहा है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। वही होगा जो डिनोमिनेटर चाहता है। जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये फ्रैक्शन को घटा देता है, तो ये फ्रैक्शन घटा हुआ मिलेगा, पहला बड़ा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? संजय जी का डाउट था, संजय जी समझ में आया आपको? यस